सुबह सुबह हम लोग एक इंस्पेक्शन किया नेशनल हाईवे 415 जहां पैकेज बी और पैकेज सी जहां बनना है। हमने इस रास्ता का चलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ कई बार दौरा कर चुका है। हमारा राइट फ्रॉम बेंजामिन होटल से लेके अपना बंदरदेवा तक जो सारा स्ट्रेस जो है पैकेज बी और पैकेज सी को कवर होता है। तो अपना चीफ मिनिस्टर ने ये आदेश दिया कि ये ज़्यादातर भाग हमारा कॉरपोरेटर लोग का अंडर में आता है, इसलिए क्योंकि 30 साल 35 साल पहले ये 4 लेन आएगा बोल के मालूम नहीं था, इसलिए इधर उधर करके वो फार साइटेड नहीं होने की वजह से इधर उधर बहुत स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जिसको चलते 415 को दिक्कत आ रहा था। दिक्कत आने से चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहता है कि हमारा 415 जो है चिंपू से होलोंगी से लेके बंदरदेवा तक कंप्लीट होना है। ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का सपना है। तो हम लोगों को अभी ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा था, एक तो टेंडर जब प्लॉट किया कोई उड़ीसा बेस पार्टी ARSS करके, और डाउन द लाइन ARSS ही मेन जो टीम जो है वो 10,000 11,000 करोड़ का अपना क्रेडेंशियल दिखा के उन्होंने काम तो ले लिया। काम लेने का बाद फिर यहाँ में वो लोग आउटसोर्सिंग करके लोकल आदमी को दे दिया। लोकल आदमी को देने से इशू ये होता है कि हम पब्लिक को ये बता देना है, हमारा यहाँ का जो इस्टेब्लिश पब्लिक लोग और यहाँ का पब्लिक लीडर लोग जो नया नया इलेक्टेड होके आया वाला काम करने वाला लोग को वो लोकल टू लोकल में बहुत इशू होता है। खास करके हमारा ऑफिसर लोग यहाँ का जो लोकल ऑफिसर लोग ऐसे होता है कि 415 का वो टेक्निकली हर आदमी को अपना फ़ायदा निकलना चाहता है। वो ये है कि प्रशासन वाला जो है, हाईवे वाला जो है, हमारा लोकल ऑफिसर लोग जो है अपना कहीं कहीं में 12 मीटर, अब ईटानगर वाला में भी देखिए कहीं कहीं में 12 मीटर सिर्फ लिया। अब RK मिशन को क्रॉस करने का बाद पुराना डॉक्टर भीमन नेतुंगा जहाँ में गंगा मार्केट मेन है वहाँ 12 का स्ट्रेच है सर। फिर भी हम लोगों ने बोला कि रास्ता सबसे बड़ा बात है, क्योंकि समाज रास्ता में चलेगा, इसलिए समाज का रास्ता के लिए बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी हो ये रहा था कि ऑफिसर लोग जो है काम को शुरू ही नहीं कर रहे हैं, डिले का ऊपर डिले करने का बाद हम लोगों ने एक दिन पहले हम लोगों ने यहाँ 8 तारीख को हम लोग एक मीटिंग किया DC चैम्बर में। ये मीटिंग तय किया कि प्रैक्टिकली जाके देखेगा स्ट्रेस में इशू क्या है। आज आके हम लोग इशू को मालूम हुआ कि यहाँ में फॉरेस्ट का इशू नहीं है, वो एकदम क्लियर है, और बिजली वाला पानी वाला जो वो काम में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उसका भी इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारा ऑफिसर लोग ये बोल रहा है कि जो टेंडरर है जो जिसको आउटसोर्सिंग किया वो लोग जो है एक अलग मैप बनाएगा बोला। सुबह से हम ये लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाईवे वाला ये बोल रहा है कि अभी जो नया कॉन्ट्रैक्टर लिया वो जो है एक नया डिज़ाइन एंड ड्राइंग बना के उसका बाद काम शुरू करेगा बोला है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि नियम का अनुसार जब एक बार टेंडर हो जाता है वो सरकार को NIT में टर्म्स एंड कंडीशन को शुरू का जो डिज़ाइन ड्राइंग होता है, इतना फुटिंग होगा, इतना दाया होगा, इतना लंबा होगा, आपका फ्लाईओवर 2 लेन का इतना साइज़ होगा, 4 लेन का इतना होगा बोल के टोटल NIT के साथ टेंडर करके वो लोग जीता हुआ है ARSS कंपनी। अभी इसको बिल्कुल टाइम नहीं लेके 36 मंथ का ये टाइम लाइन है 3 साल में ख़त्म करने के लिए, जबकि अभी लगभग 1.5 साल तो हो ही गया, काम शुरू ही नहीं हुआ। तो हम लोग का रिक्वेस्ट ये है कि कितना डिले करेगा, डिले का ऊपर डिले। इसलिए इस डिले को नहीं होने देने के लिए अभी पता चला है, अभी 21 तारीख को DC ने बताया कि चीफ मिनिस्टर का वहाँ एक फाइनल सीटिंग है। हम इसलिए पूरा कॉरपोरेटर लोग को या ईटानगर का जितना पब्लिक को, खास करके जो इफेक्टेड पब्लिक है स्ट्रेस B और स्ट्रेस C का, बेंजामिन से लेके बंदरदेवा तक सारा प्रशासन बोल रहा है कि कोई इशू नहीं है। अगर किसी का कंपनसेशन में कोई प्रॉब्लम है ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसका पब्लिक का आवाज़ बनना चाहता है। और किसी को अन्याय किया अननेसेसरीली किसी को जैसे एकदम तोड़ फाड़ करने जा रहा है नियम का अलग से, क्योंकि ऑफिसर लोग यहाँ उल्टा पुल्टा बहुत कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसे कोई गलत काम कर रहा है तो हमको बता दीजिए, हम वहाँ पब्लिक का साथ रहेंगे। और जो भी इशू आ रहा है करने देके हम लोग रास्ता को जल्दी से जल्दी शुरू करना है।
आपका माध्यम से हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी तीनों को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, फॉर द सेक ऑफ कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, प्लीज़ आप किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम लोगों को जल्द से जल्द रास्ता चाहिए। रास्ता बनाने में कोई भी दिक्कत होगा, अभी का प्रेजेंट ऑफिसर लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं अपना आदमी को कैसे ना कैसे करके अपना साइड लाइन करके टेक्निकल का बहाना बना के माने अनजस्टिस कर रहा है। इसलिए सीएस को, सीएम सर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मेरा रिक्वेस्ट है, इसको पहला जैसे कोई हाई पावर कमेटी बना के जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो ईमानदार से काम करेगा, ऐसे टीम को लगा के ये काम को जल्दी शुरू कराइए और ईटानगर का आदमी को हाईवे को जल्दी दिला दीजिए। ये मेरा आपका माध्यम से एक सीरियस अपील है। वो उसी का तो रोना है। मैंने सुबह मीटिंग किया, आपने यहाँ आके पता चला है कि ARSS ने ये टेंडर जीता था, अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन अभी पता चला है कि इसको TK ने दोबारा काम लिया बोला। तो उसका सुबह रिप्रेजेंटेटिव आके मुझे वहाँ मीटिंग किया, मैंने पॉइंट में खड़ा होकर बोला अभी आपको बताओ क्या दिक्कत है। पब्लिक का प्रॉब्लम है तो हम लोग पब्लिक को फैसला करेगा, और PHE का प्रॉब्लम है तो PHE वाला को हम लोग आज सुबह हाजिरी किया। DFO हम लोगों का साथ था, PHE हम लोग का साथ था, इलेक्ट्रिकल वाला साथ था, लेन वाला साथ था, कैपिटल MLA लोग DC साथ में था। हमने बोला आप काम शुरू क्यों नहीं कर रहे? उन लोगों ने बोला है कि अभी जो सेम बात किया ये बहुत बड़ा बात है। उन लोगों ने बोला है कि अभी हमारा कंसल्टेंट जो है वो लोगों का कंसल्टेंट, TK का कंसल्टेंट जो है डिजाइन ड्राइंग को वो लोग पूरा इसको रिफाइन करके फिर ये आपका जो पहले डिजाइन ड्राइंग किया था उससे अप्रूव कराएगा बोल के। इंटरेस्टिंगली हम दुखद माने बड़ा मन से मेरा ओपन क्लेम ये है पब्लिक के लिए, एक बार जब टेंडर हो जाता है तो डिजाइन ड्राइंग का बिना कोई टेंडर प्लॉट नहीं होता है। और कोई भी पार्टी जब टेंडर प्लॉट करेगा तो वो साइज़ को देख के, डिजाइन ड्राइंग को देख के तो हम लोग इतना रेट में मारेगा बोल के, तो वो टेक्निकल पार्ट खत्म होने के बाद प्राइस बीट में रेट लगाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका माध्यम से हम बताएगा। रीडिजाइन ड्राइंग बिल्कुल नहीं होना है, पहले जो टेंडर में किया था उसी का हिसाब में करना है। काम करने नहीं सकने से ARSS को ब्लैक लिस्ट करना है, सारा देश में उसको ब्लैक लिस्ट करना है। नहीं होने से वो 10,000 12,000 का क्रेडेंशियल दिखा के या फिर लोकल को जल्दी आउटसोर्सिंग नहीं करना है। वो मेन टीम को हम बुलाएगा, 21 तारीख को मीटिंग होने जा रहा है। अगर आपका माध्यम से कहीं ना कहीं अगर वो सुनाई देगा तो मेरा अपील ये रहेगा कि ईटानगर का पब्लिक का तरफ से मेन बीदर जो है आना चाहिए। वो लोग अपना प्रॉफिट मेकिंग में बीट कर दिया, क्रेडेंशियल दिखा दिया, नीचे आउटसोर्सिंग कर दिया, तो इशू हम लोगों को ईटानगर का पब्लिक को हो रहा है। तो मेरा अपील ये है कि मेन बीदर जो है CS का सामने 21 तारीख को हाजिर होना है, जो हम लोग फेस टू फेस मीटिंग करेंगे। ये आप सबको पता है, DC ने भी बार बोला है। इसी चीज़ के लिए हमको रोना है ये ARSS को। जब टेंडर जीत जाता है किसी भी रास्ता को, जब तक वो एग्रीमेंट का मुताबिक, NIT का मुताबिक, टर्म्स एंड कंडीशन का मुताबिक रास्ता बना मरम्मत कर नहीं देता है, सारा रिपेयरिंग जो उसका ड्यूटी है उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली ये टीम जो है किस लिए रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। आप लोग जो बोल रहे हैं अभी का जो स्ट्रेस जो आपका मॉडल विलेज से लेके वो आपका यूनिवर्सिटी नेरेस्ट गेट तक जो है हालत ख़राब है, यही ARSS या हमारा TK जो है, हम सीरियस अपील कर रहे हैं कि आपका काम कब होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम पब्लिक चलने का लाइक इमीडिएटली रिपेयरिंग करके करना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, ये टेंडरर जो जीत चुका है और बीडर जो जीत चुका है उन लोगों का काम है इसको इमीडिएट रिपेयर कर देना। ये क्लियर है एकदम। नहीं, वही आपको मैं बता रहा था। देखिए ARSS करके ओडिशा बेस एक तो कंपनी है जो पैकेज B और पैकेज C दोनों को टेंडर जीता है असली में। ये बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। जब टेंडर जीता था उसमें टाइम लाइन है, उसमें एक टाइम लिखा होता है 36 मंथ में ये दोनों स्पेस को पैकेज B और पैकेज C को बना देगा बोल के, एकदम क्लियर है। अभी इशू हो गया वो लोगों को काम शुरू करने के लिए हैंडिंग ओवर कर देना। हमारा DC कैपिटल ने काम उसको हैंडिंग ओवर कर दिया, उसका बावजूद भी काम शुरू नहीं किया। यही है असली कहानी आपका क्वेश्चन का। इसलिए आज सुबह हम लोग ये तय किया कि फॉरेस्ट वाला, PHE वाला
जो ऑब्स्टेकल वो लोग बता रहा है, और पावर डिपार्टमेंट सारा को ला के हम लोग खड़ा करके वो टीके वाला को भी बुला के किया। तब टीके वाला बोला आपका सामने आप रिकॉर्ड नहीं किया कि परसों दिन से शुरू करेगा, बोला परसों दिन, मतलब परसों दिन से 36 मंथ में दोनों पैकेज बी और पैकेज सी क्लियर करना। मालिक भी एक ही है, ARSS। डाउन द लाइन वो किसको आउटसोर्सिंग कर दिया हमें पता नहीं है, लेकिन ARSS का ड्यूटी है कि 36 मंथ में ईटानगर का आदमी को 4 लेन को देना है। इसलिए यही सेम बात जो अभी हम लोग सरकार को क्वेश्चन करना है। आपने भाई बहुत अच्छा सवाल किया। अब CS को मिलने से भी, किसी CM साहब को मिलने से भी हम लोग ये सवाल करना है कि आप टेंडर बीदार जो है किस डेट से जब वो साइन किया 36 मंथ में होना चाहिए था। वन एंड ओनली ARSS है कंपनी का, हम क्लियरली बोल रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? हमारा सोशल मीडिया वाला को, हमारा प्रेस वाला को, हमारा पब्लिक को वो आके 21 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, अपील, कि आप कोई रिप्रेजेंटेटिव मत भेजिए, क्योंकि ईटानगर का आदमी हालत खराब है। एक तो वो स्ट्रेस खराब है, दूसरा डिले हो रहा है, क्योंकि इधर में सुंदर सुंदर प्लानिंग है, 4 लेन है, ऊपर से 2 लेन का फ्लाईओवर है। तो हम लोग को सपना नहीं देखा कि हम लोग को हकीकत चाहिए, सच्चाई चाहिए। 21 तारीख को लार्नेट चीफ सेक्रेटरी का यहाँ मीटिंग है। आप लोगों को भी मेरा माध्यम से हम कर देगा। मीटिंग होने का साथ साथ फिर आप लोगों को हम प्रेस ब्रीफिंग देगा। 21 तारीख को आप लोगों को समय हम अच्छा से बता देंगे। सबसे पहले आपका जितना भी व्यूअर्स है उन सभी को हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो हाईवे का एडमिनिस्ट्रेशन, सभी जो आज इस इंस्पेक्शन में जो लीड किया, ऑनरेबल MLA, ऑनरेबल मेयर, उनके साथ जितना भी हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, PHE, पावर, सभी का तरफ से नमस्कार। तो बहुत दिनों से ये हाईवे को कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट भी दिया गया और हैंडओवर भी किया गया 90% लेन को। तो काम बहुत दिन से धीमा पड़ गया, जिसका कारण से पब्लिक भी इसको जानना चाहता है और बहुत लोग सोशल मीडिया में भी काफ़ी शिकायत किया। सरकार जो है बहुत ईटानगर में जो लोग रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सभी का कोशिश रहा कि ये सड़क जल्दी बनना चाहिए। ये एक हाईवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहा है, पैकेज PNC। उनका जो टेंडर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू ही होता है, हाईवे डिपार्टमेंट का। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर होता है या लेन को हैंड ओवर करना है बिना प्रॉब्लम का, ये रोल होता है। और उसका ऊपर में जो काम करने का तरीका ये है कि हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसका अंदर में सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उन लोग का अपना एक इंजीनियरिंग विंग होता है। क्वालिटी हो या उसका काम का जो जल्दी करना वगैरह, वो उन लोग का देख रेख में होता है। उनका ऊपर में जो एक हाईवे अथॉरिटी इंजीनियर्स होता है, वो एक उसका ऊपर फिर सुपरवाइज करता है। उसका ऊपर में एक हाईवे जो डिवीज़न होता है, वो तो PWD का ही होता है, लेकिन ओवरऑल मिनिस्ट्री जो रीजनल ऑफिसर से उनका कंट्रोल होता है, चीफ इंजीनियर को। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल होता है। लेकिन ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें आंख बंद करके बैठेगा, ऐसे नहीं है, कान बंद करके बैठेगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि यहाँ का बेनिफिशरीज जो है वो हम स्टेट गवर्नमेंट का लोगों के लिए है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी से लेके और DC, SP सब यहाँ पे लगा रहता है कि ताकि सड़क जल्दी बने। और अभी हमारा जो कल परसों जो है एक जो फॉरेस्ट का एक इशू को लेके हमारा ऑनरेबल मेयर और ऑनरेबल MLA सभी का साथ मीटिंग देखा। तो आज उस मीटिंग का आउटकम है कि हम लोग फिजिकली ये जो रास्ता में जो भी तकलीफ है उसको मुहैया किया जाए, देखा जाए। तो इस हिसाब से आज सुबह 6 बजे से हमारा ऑनरेबल मेयर, ऑनरेबल MLA, उसके साथ में हमारा DFO सर भी इधर बैठा है और हमारा हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठा है। बहुत से डिपार्टमेंट है, जो PHE है, पावर है, अलग अलग डिवीज़न का है, वो भी आज शामिल था। तो हमारा लेन डिपार्टमेंट है, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, सभी लोग आज
क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होता है और वेदर भी ठीक नहीं होता है। जितना देख सकता है आज देख लिया है। और कोशिश यही रहा कि अभी जैसे एक बार सड़क को कंट्रैक्टर को हैंड ओवर हो जाता है तो यहाँ हमारा स्टेट गवर्नमेंट या हाईवे डिपार्टमेंट उसमें कुछ खर्चा नहीं कर सकता है। ऑलरेडी उसमें सेंक्शन हो गया फंड। तो लोगों का एक क्लैरिफिकेशन जानना ज़रूरी है कि एक बार हैंड ओवर हो जाता है तो हम उसमें हाथ नहीं लगा सकता है। तो इसलिए हमारा जो कोशिश है सरकार का तरफ से या हाईवे डिपार्टमेंट का कोशिश ये रहता है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है जो भी थोड़ा मोड़ा जहाँ गदा गुदी है वो फिलअप करना चाहिए। तो परसों नरसों से वो लोग शुरू कर चुका है, आप लोग देखा भी होगा। और नाला को भी वो क्लियर कर रहा है। वो भी ये चीज़ को ऐसे नहीं है कि हम लोग आगे जैसे बताया आंख बंद करके और कान बंद करके नहीं रखा है। हम लोग डेली बेसिस में हमारा हाईवे डिवीज़न का साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट भी लगा है, हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स लोग भी लगा हुआ है। तो आज हम लोग जो भी यहाँ देखा है, एक दो केस था जहाँ कॉम्पनसेशन में हाई कोर्ट में गया था, बेंजामिन होटल जहाँ से हमारा फ्लाईओवर टेकअप होता है। तो वो जहाँ फ्लाईओवर टेकअप होता है वहाँ पे हमारा जो स्टेट कैबिनेट डिसीजन लिया था कि उसमें 30 मीटर जैसे भी लेना है, क्योंकि वो बाजू से जो गाड़ी आएगा उनके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। उसको छोड़ के रेस्ट स्ट्रेच में जहाँ में ज़्यादा दिक्कत है मिनिमम 27 मीटर लेना है। इसलिए कि मिनिमम डैमेज हमारा जो अपना जो लोग है घर बना के बहुत सालों से रखा है उन लोगों का प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, उसको बचाना है। और हमको मिनिमम बोथ साइड पार्किंग करके और जहाँ फ्लाईओवर का नीचे में जो पार्किंग ये, क्योंकि पैकेज ए में वो अभी पार्किंग का प्रॉब्लम है, लोग बहुत शिकायत करते हैं क्योंकि हम तो वाइट मार्किंग का अंदर में पार्क करने नहीं देता है। तो वो लोग दुकान में जाने का जो आदत है गाड़ी बगल में रख के सामान खरीदने का, तो वो आदत से मजबूर भी है। और काफ़ी अभी फाइन भी करना पड़ता है, गाड़ी को लॉक करना पड़ता है। उसके लिए भी सरकार को बात करके 1,50,00,000 सेंक्शन कराया है, वो PWD को दिया हुआ है। एक्चुअली वो हाईवे को देना चाहिए था, नॉर्मल PWD को दे दिया। इसलिए SP और DYSP को बोल के सर्वे करके एटलीस्ट जहाँ पॉसिबल होगा पार्किंग स्पेस पैकेज ए में वहाँ निकालना है। तो पैकेज B और C अभी मेरा हाथ में है, तो हम इसको तो वो गलती हम नहीं करना है। वहाँ में 2 गलती था, एक है कि पार्किंग स्पेस नहीं था, दूसरा गलती था कि इंजीनियरिंग जो ड्राइंग का मुताबिक से, इंजीनियरिंग जो हमारा स्ट्रिप प्लान जो अप्रूव था उसका मुताबिक से नहीं गया। वो ये गया है कि बिल्डिंग को नहीं बिना टूटा के और सड़क बनाना है, जिसका कारण से हमारा पास पैकेज ए में पार्किंग नहीं मिला। पैकेज B और C में बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुताबिक से जिसका भी घर जाएगा, मेरा भी घर जाएगा, वो जाना है उस हिसाब से अलाइनमेंट अभी उस जो फिक्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री से एक इसका एक कंसल्टेंट होता है अपॉइंटेड, उन लोग ही करते हैं। उन लोग का जो अलाइनमेंट जो फिक्स करता है उसी में हम लोग मजबूर है। हाईवे डिपार्टमेंट भी मजबूर है और जो एजेंसी कंस्ट्रक्शन है वो भी मजबूर है, उसी अलाइनमेंट में जाना है। एक गाड़ी का डिज़ाइन होता है, हिल रोड में, प्लेन रोड में कितना स्पीड में हो जाएगा, उसमें जो कर्वेचर होता है, सुपर एलिवेशन होता है, कैम्बर होता है, ड्रेन का डिज़ाइन होता है, वो सारा चीज़ वहाँ में इंक्लूसिव करके जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन को कॉम्प्रोमाइज़ पैकेज ए में किया गया है, जो पैकेज B C में हम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग देखा होगा टाउन का अंदर में 1 फुट भी हम नहीं छोड़ा है, लेकिन ये 1 फुट जो हमने छोड़ा है वो बहुत साइड पार्किंग स्पेस मिलेगा, इसलिए बनाया। और दूसरा है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री का जो अपॉइंटेड कंसल्टेंट ने जो बहुत दिन से सर्वे करके जो बनाया है उसको हम चेंज करने नहीं देगा बोल के काम कर रहा है। तो आज उसी में किसी का बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का ज़मीन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। गवर्नमेंट का साइड से 27 मीटर जो 30 मीटर का हमारा RO है, उसमें से 3 मीटर इसलिए छोड़ दिया है कि कोई बिल्डिंग को बचा सकता है तो बचाओ बोल के। तो बचाने का भी वही होगा, जो हम RO जो पहले का RO है वो तो 13 बेका है, तो वो RO को हम कॉम्पेंसेशन जो है 75% दे रहा है।
लेकिन ये आर से एग्जिस्टिंग आर से बाहर जाता है तो 100% कॉम्पोजिशन दे रहा है, लेकिन वो कभी कभी वो अलाइनमेंट मिलाने के लिए आर में भी नहीं जाता है, आर का अंदर भी आ जाता है, आर का बाहर भी जाता है, तो उसको कॉम्पेंसेशन इस हिसाब से देता है। तो इसलिए अभी इश्यूज सिर्फ 1 2 3 बिल्डिंग, अभी टाउन में 2 बिल्डिंग जैसे अभी तक नहीं तोड़ा है, उसको भी हम लोग टाइम दे रहा है। और ये जो बेंजामिन होटल है ये नहीं तोड़ा था, उसको आज हम लोग ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मेयर और जितना भी ऑफिसर था उसको हम लोग विजिट किया है। और कुछ मुंडे से स्टार्ट करेगा काम, तो अभी स्टार्ट करने का बाद मुंडे का बाद कितना टाइम लगेगा होगा, क्या प्लान है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनी पेलिन सर को बोलेगा कि वो थोड़ा से ब्रीफ कर दे इसका प्लानिंग कैसे है। रिगार्डिंग मेंटेनेंस ये बोलूँगा, एक्चुअली एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से जिस दिन हम उसको मिट्टी हैंडओवर करता है तो उससे 10 दिन पहले राउत का कंडीशन जैसे था उन लोग को उसमें इतना ही मेंटेन करना है। ये नहीं बोल सकते हैं कि उस समय रास्ता बहुत ख़राब था तो इनको कॉन्ट्रैक्टर को हम ये प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आप इससे बढ़िया बना दो। हाँ, ये एग्रीमेंट में वही क्लियर कटली वो मेंशन है, जब उन लोग टेक ओवर किया था डिपार्टमेंट से या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उस हिसाब से करना है। तो इनका मेंटेनेंस और ट्रैफिक रेगुलेट करने का भी उन लोग का ही ड्यूटी होता है जब वो मेंटेनेंस करता है। तो फिलहाल तो मेंटेनेंस शुरू हो गया। एंड आप जैसे बताया टाइमलाइन जो है हमारा 36 मंथ है, पैकेज बी भी पैकेज सी भी इसका स्टुपुलेट टाइम बोलता है इतना दिन का अंदर ख़त्म करना है। अभी पैकेज सी का जैसे अपॉइंटेड डेट जो बोलता है डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है, तो टाइम 2 अगस्त से शुरू हो गया। अकॉर्डिंग टू दैट कि अभी जो 3 इयर्स में उसका 6 मंथ्स अभी ख़त्म हो गया, अनदर 2.5 years है। अभी पैकेज बी का जैसे 8 दिसंबर को उनका अपॉइंटेड डेट हुआ है, टाइम वहाँ से शुरू हो गया, तो 2 महीना तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो मीन्स अभी इनका पास अभी आपका ये 34 मंथ्स है। तो टाइम जो है जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट ऑफ कमेंसमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर देर करो ना करो टाइम वहाँ से शुरू हो जाता है। नो डाउट उसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम बोल के हम लोग का प्रोविज़न है, उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम अगर उस स्टुपुलेट टाइम पे अगर ख़त्म नहीं होता है तो उस पर हम लोग उन लोग जस्टिफाइड प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। कभी जैसे कि हम लोग लैंड हैंडओवर करने में देर हुआ या यूटिलिटी शिफ्टिंग होने में देर हुआ या बारिश हुआ या हड़ताल हुआ जो भी है तो उन लोग प्रॉपरली हिंड्रेंस रजिस्टर में मेंटेन करता है, अकॉर्डिंग टू दैट उन लोग अप्लाई करता है हम लोग, तो कभी कभार आगे चला जाता है। और प्लस हम लोग का माइलस्टोन बोल के 4 माइलस्टोन होता है, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन और फाइनल जो है कंप्लीशन के लिए। अगर माइलस्टोन उन लोग अचीव नहीं कर सकता है तो उन लोग को पेनल्टी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि माइलस्टोन अचीव नहीं किया है उसमें भी फिर देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकता है कि हमारा सर गलती नहीं था तो हमने उसको माइलस्टोन इसके लिए अचीव नहीं किया। तो फर्स्ट माइलस्टोन अगर अचीव नहीं करेगा तो ही इज़ बाउंड टू अचीव द टोटल क्यूमुलेटिव हो जाता है। सपोज फर्स्ट माइलस्टोन में जैसे आपका 10% अचीव करना है तो उसमें क्लियरली नंबर्स ऑफ डेज लिखता है। जो फर्स्ट माइलस्टोन जैसे 383 डेज लगता है तो सेकंड माइलस्टोन में 35 है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव, टोटल वो 35 वो उसको अचीव करना ही है। तो ऐसा करके एंड आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का उन लोग जैसे बोलता है 20 डेज़ का अंडर पे हम लोग जब वो ये एग्रीमेंट ड्रॉ हो जाता है 20 डेज़ का अंडर पे वो डिज़ाइन कंसल्टेंट, प्रूफ कंसल्टेंट वो लोग को देना पड़ता है। तो हम लोग जो उन लोग को जो टेंडर पे प्लेस किया था बेस्ड ऑन द DPR जो हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसका हिसाब से उन लोग को शेड्यूल भी बोलता है उसमें दिया जाता है। शेड्यूल ए में जो है एग्जिस्टिंग हमारा क्या है, शेड्यूल बी में हमको क्या बनाना है हम उसमें डिटेल दिया जाता है।
तो इनको जैसे कि आपका एग्जाम्पल ब्रिज जो है 60 मीटर का बनाना है, ये 60 मीटर को उन लोग रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन उसी 60 मीटर में जैसे उसमें फाउंडेशन जो ओपन फाउंडेशन होता है, हमारा पाइल फाउंडेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसी को लेके अपना डिज़ाइन कंसल्टेंट से फिर से वो ये करता है, डिज़ाइन करता है। उसको जो अभी अथॉरिटी इंजीनियर है वो मिनिस्ट्री एक हम लोग का थर्ड पार्टी जैसा जो इनको मॉनिटरिंग करने के लिए 24/7 उनको मॉनिटर करना है, और उनका भी उसी पे पूरा एक्सपर्ट होता है, ब्रिज इंजीनियर होता है, हाईवे इंजीनियर होता है, क्वालिटी कंट्रोल का होता है, सब चीज़ उन लोग को चेक करना है। इवन द डिज़ाइन को उन लोग जब कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है तो डिज़ाइन को उन लोग चेक करता है कि हाँ ठीक होने से अप्रूव करता है। डीपीआर कंसल्टेंट का जैसे बनाया ऐसा ही बनाना बोल के नहीं है। डीपीआर कंसल्टेंट जो हम लोग को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो देता है, एक वो गाइडलाइन है हम क्या बना सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर का भी वही उन लोग दे के नॉट गो बियॉन्ड दिस, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो स्कोप है उनको वो जहाँ तक चेंज नहीं कर सकता है। एंड आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस का हमारा जैसे स्पेसिफिकेशन है, एमआरटीएस का स्पेसिफिकेशन है, उसी दायरे पे रख के उन लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो कभी कभार हमें डाउट होने से अथॉरिटी इंजीनियर अप्रूव करने से भी हम लोग थर्ड पार्टी एक और इंडिपेंडेंट एंगेज करके, स्पेशली अभी जैसे आपका यहाँ हमारा फ्लाईओवर हो रहा है, वायरडक्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ हमें डाउट है तो हम लोग थर्ड पार्टी से बेटिंग कराता है। और बाकी जो है उन लोग जैसे वर्क प्रोग्राम बनाता है कि उन लोग कहाँ से कितना में कैसा शुरू करेगा, इवन बारिश का दिन में उन लोग को क्या करना है, सब चीज़ प्रॉपरली उन लोग वर्क प्लान बनाता है। वर्क प्लान बनाने का उसको देख के फिर अथॉरिटी इंजीनियर हम लोग को जो साइट पे वेरीफाई करके उसको अप्रूव करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उनका मॉनिटर करता है कि ये चीज़ हुआ, ये चीज़ ये नहीं हुआ। एंड बाकी जैसे उन लोग डिज़ाइन ड्राइंग को भी सब कुछ उन लोग एडवांस देता है, तो हम लोग अप्रूव करने के बाद उन लोग उस पर काम करता है। कमेंसमेंट पैकेज सी का अपॉइंटेड कमेंसमेंट डेट इज 2 अगस्त 2021। तो वहाँ से टाइम शुरू हो गया फॉर 36 मंथ, वहाँ से 36 मंथ गिनती शुरू हो गया। और पैकेज बी का 8 दिसंबर 2021 को अपॉइंटेड डेट शुरू हो गया, मतलब टाइम वहाँ से शुरू हो जाएगा। नहीं, उसमें वही उस दिन जो हमारा जो मीटिंग हुआ 8 तारीख को, देयर वाज सम कम्युनिकेशन आप कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हम लोग का नहीं था, कुछ फॉरेस्ट का इशू था, एंड कुछ और टेक्निकल कुछ इशू था जो हम लोग रिजॉल्व कर लिया 8 को। नाउ उन लोग अभी मोबिलाइज कर रहा है। भूमि पूजा तो आपका भूमि पूजा करने का बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेगा बोल के तो कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो जब लैंड हैंडओवर करता है उसमें बोलता है कि टोटली एनकम्बेंसी फ्री। एनकम्बेंसी फ्री मतलब आपका दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ यूटिलिटी एरिया का, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉपर एक क्लियर जगह मिलना चाहिए, तो वो हम दे नहीं पाया था उस समय में। तो उसमें कुछ इश्यूज था, इट हैज़ बीन रिजॉल्व ऑन 8, तो अभी वो शुरू करेंगे। दे आर मोबिलाइजिंग द मशीनरी। पैकेज सी ऑलरेडी काम शुरू हो गया, वो लोग बायोडक्ट ऑलरेडी उन लोग शुरू कर चुका है, 2 या 3 तो भी ऑलरेडी उन लोग ने पिलर इरेक्ट कर चुका है, फाउंडेशन डाल दिया। और पैकेज बी भी बाय मंडे दे हैव कमेंट कि मंडे से हम फुल्ली शुरू करेगा। मेंटेनेंस तो 2 days बैक दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। पर्टिकुलर हम लोग ने जैसे उन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था, कंकड़ नाला से लेके आपका निर्जुली तक उन लोग शुरू कर दिया है। पैकेज नहीं, पैकेज ए में आपका अंडरपास था एक जो है, अभी पैकेज ए भी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ। अभी चंदन नगर का एक 2 लेन का ब्रिज तो ख़त्म हो गया, अभी सेकेंड वाला बन रहा है, एंड फरवरी तक हम लोग टारगेट कर रहा है ख़त्म करने के लिए। और इंदिरा गांधी पार्क का सामने में जो लास्ट टाइम जो वॉल रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हुआ था वो हुआ है। पैकेज बी में फ्लाईओवर है आपका, पैकेज सी में वायाडक्ट है,
और बाकी जो है रोड स्पेसिफिकेशन दोनों में एक ही है, उसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू IRC का वो है। और इस पे आपको हम एक क्लैरिफाई और करना चाहता हूँ, TCS बोलता है टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलता है, तो आप एक तरफ से लेके एक तरफ एक ही नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिज़ाइन को चेंज करता है मैंने कहीं हम मीडियन को कम कर देता है, कहीं पे हम जो बोथ साइड पे ड्रेन लगा के उस पर फुटपाथ बनाता है, और कहीं जो है आप हिल साइड में सिर्फ देता है, वैली साइड पे नहीं देता है। तो जगह जगह पे चेनेज पे लिखा हुआ है, तो उसमें क्लियरली दिया है कौन सा चेनेज पे किस टाइप का क्रॉस सेक्शन बनाना है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। नहीं, एक्चुअली इसमें जो हम लोग जो है ड्रेन का हम फुटपाथ बना रहा है, ड्रेन का ऊपर पे हम उस कवर दे के उसको फुटपाथ बना रहे हैं। इवन इन आपका अभी जैसे हम लोग ये जो फ्लाईओवर बना रहा है उसमें पेप सोल्जर बोलता है। एक्चुअली हमारा जो डबल लेन का रोड विच 7 मीटर होता है, लेकिन हम लोग जो फ्लाईओवर बना रहा है उसमें पेप सोल्जर 2 मीटर एक्स्ट्रा इस तरफ, 2 मीटर एक्स्ट्रा इस तरफ, जिससे कि वो जो कभी पेडेस्ट्रियन भी जा सकता है। मतलब टोटल हमारा 7 मीटर का जगह पे हम 11 मीटर बना रहे हैं। और ये आपका उसमें भी बायोडक्ट में भी हमारा उसमें भी फुटपाथ प्रोविजन है। I have joined recently, so I cannot comment about what happened to the Indira Gandhi Park's retaining wall. But what I could understand, that was one type of the natural calamities. Natural calamity in the sense, so there was some leakage of the your pipeline, water pipeline, so which was the main reason for soil erosion and resulting to the collapse of the. So regarding quality, I cannot also assure you कि 100% it is right or wrong. That I cannot assure. But particularly for that reason, so authority engineer has been already appointed to look after that one. Quality every inches we have to check the quality. नहीं, ये जो है आप जब एक बार टेंडर होता है, टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वही उनको गाइड करेगा। तो हम लोग का कोई रोल नहीं होता है। हम लोग को अभी जो देख रहा है, आज सुबह से 5-6 बजे से मेयर आया है और MLA आया है, हम लोग आया है। ये एक प्रेशर टैक्टिस ही जैसे है, क्योंकि पब्लिक का डिमांड है, ग्रीवेंसेस है, तकलीफ है, उसको लेके सभी लोग आता है। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हम मीटिंग बैठाता है वर्क प्रोग्रेस को लेके, और या कुछ तकलीफ होता है कि नहीं होता है। और मुंडे को जैसे ही ये लोग काम शुरू करेगा, मेरा मजिस्ट्रेट, मेरा लेन का डिपार्टमेंट में ट्रैफिक इशू के लिए ट्रैफिक को मैं मुंडे को उन लोग को दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से काम को इनडायरेक्टली हम लोग सपोर्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली हमारा यहाँ इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जैसे अभी एक्शन साहब ने बताया, वह लेयर्स ऑफ अथॉरिटीज़ है, वो लेयर्स ऑफ अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है स्कीम जो है, तो हम लोग बेनिफिशरी है, इसलिए हम लोग इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे नहीं है, डायरेक्टली ऑफिशियली इन्वॉल्व करने का कोई बात नहीं होता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, हम सपोर्ट करने का है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम इशू को हम रिजॉल्व करने के लिए कर सकता है। दूसरा है कि अभी आप लोग कुछ पोथ होल्स हाईवे में है, हम एक्शन साहब को बोलेगा कि उसको भी थोड़ा बता दीजिए। ईटानगर पैकेज है, ईटानगर का ऐसा है, आपका आफ्टर कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन का बाद ईटानगर का साइट 3 इयर्स है, अदरवाइज 5 इयर्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना है, तो वो पोर्ट होल को अभी, लेकिन ईटानगर का अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ, स्टिल इट इज़ अंडर। तो अभी उन लोग को, लेकिन ये अंडरगोइंग करके उन लोग को ये भी नहीं बोलेगा कि पोर्ट होल्स को नहीं बनाना है, ज़रूर बनाएंगे। अभी हम लोग अभी लिखेंगे, उनको एक टाइम देंगे, तो उन लोग ज़रूर बनाएंगे। दे आर वन। जो गिर गया था इंदिरा गांधी पार्क का, हाँ हाँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया हुआ है? नहीं तो बोला ना नेचुरल कैलेमिटीज है, प्लस एक्चुअली उसको कॉन्ट्रैक्टर रिडान कर रहा है, उन लोग बना रहा है, उन लोग की बनाएगा जो है। मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ को छोड़ के अगर ना
जैसे अभी आप पोर्ट होल्स निकाल रहा है, ये कंट्रैक्टर का ड्यूटी होता है उनको वो रिपेयर करना, रेक्टिफाई करना। अगर जैसे आपका लैंडस्लाइड आ गया, जो नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, जो कॉन्ट्रैक्टर का बियॉन्ड वो है, ना हम कर सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर रुका सकता है, तो उस केस में तो कॉन्ट्रैक्टर को उसको रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं देता है। हाँ, अगर जैसे कि आपका करा वॉल क्रैक हो गया, टूट गया, माने ऐसे ही वो अभी जैसे आप पोर्ट होल निकाल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना है, उसको करवाएंगे। तो ये ऐसा है कि आप जो सवाल किए हैं अभी 21 को हम लोग का गवर्नमेंट लेवल CS लेवल में फिर मीटिंग लेता है, और उसका बाद मीटिंग लेने का बाद इस काम को मॉनिटर करने के लिए हाईएस्ट एक बॉडी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। लास्ट पैकेज ए में कम से कम 3-4 टाइम्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके टेक्निकल कमेटी और उसका मॉनिटरिंग कमेटी सीनियर ऑफिसर लेवल में भी लेके इसका होता है, सीनियर मिनिस्टर का लेवल में भी होता है। तो अभी 21 को मीटिंग है और इसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, जैसे अभी DFO साहब देता है, तो इसका PCCF लोग को फिर 21 को सब लोग फिर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगा, फिर हाईवे लोग को भी बोलेगा, प्रोग्रेस को वहाँ में डिस्कस होगा, फिर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाया उसको भी डिस्कस होगा, और उसको कैसे रिजोल्व करना है उसका डिस्कशन होगा। तो 21 में हाईएस्ट लेवल का ये 21 को तो होता है। इसलिए ऐसे नहीं है, हम लोग मॉनिटरिंग कर सकता है, लेकिन टेक्निकल पार्ट होता है जहाँ में कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर एग्रीमेंट क्या है उसका ऊपर में हम लोग का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होने से गवर्नमेंट लेवल में बात हो सकता है, तो ऐसा है। वही बोला है आपका पैकेज C जैसे 2 अगस्त से लेके आप गिनती करिए 36 मंथ्स जो है, प्रोबेबली 2024 का आपका 1 अगस्त में होगा, 3 साल साइड उसमें होता है। एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन वही एक्सटेंशन का उनका जरूर प्रोविजन है, जस्टिफाई जैसे अभी 6 महीना जो है आपका ये पैकेज C 6 महीना हो गया, देयर वाज सम इशू, फॉरेस्ट का इशू था, हम लोग लेन दे नहीं पाया, तो उसके लिए अनदर 6 मंथ एक्सटेंड हो सकता है। दैट मीन्स 24 आपका 25 का जनवरी तक साइट पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा, जनवरी फरवरी तक चला जाएंगे। पैकेज B का तो अभी जैसे 8 दिसंबर को हम लोग फिक्स किया है, तो वो जाके आपका वही 24 उसमें आ जाएगा, लास्ट 36 मंथ 24 में होता है, 24 को होता है, तो उसी पे हो जाएगा। नहीं, अलग अलग का माने अपना अपना टाइमिंग है। 36 मंथ दिसंबर 8 से शुरू हो जाएगा, माने आपका टाइम शुरू हो गया ऑलरेडी, गरी 36 में गिनती मतलब 8 तारीख से शुरू हो गया, उससे 36 मंथ्स तक मतलब एंड हम लोग का उसी में होगा। स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन बोलता है, उसी पे होगा, प्रोवाइडेड कि कोई यहाँ फिर गड़बड़ ना हो। जैसे आपको हम बोला है कि बारिश हो या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोई बर्न कल हो या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने से, तो उसको एक्सटेंशन टाइम तो देगा नहीं, अदरवाइज उनका रीजनिंग प्रॉपर्ली होगा तो तब एक्सटेंशन टाइम होगा। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.